हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर भारत को बातचीत के नाम पर धोखा दे रहा है चाइना। दोस्तों, लद्दाख के पास पीएलए के इस हरकत का हो गया है बहुत बड़ा खुलासा। दोस्तों, वहीं बताएंगे पाकिस्तान में सेना के खिलाफ बगावत। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम ने बड़ा ऐलान कर दिया। दोस्तों, एक गोली का 10 गोलियों से देंगे जवाब जैसा दिया है बयान। पूरे पाकिस्तान में मच गया खलबली की अब खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं है पाकिस्तान के साथ। वहीं बताएंगे भगौड़ा कट्टरपंथी जाकिर नाइक पहुंच गया पाकिस्तान। इन शहरों में उगलेगा भारत के खिलाफ जहर, क्या है उसका मकसद? तो वहीं जापान के होने वाले न्यू प्रधानमंत्री ने चीन को सबक सिखाने का बना दिया ऐसा प्लान। जानकर रह जाएगा ड्रैगन हैरान। एक से एक बड़ी खबर बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत को विकसित बनते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां भारत को बातचीत के नाम पर धोखा दे रहा है चीन। लद्दाख के पास पीएलए ने किया मिसाइल मार गिराने का टेस्ट। क्या उसको ब्रह्मोस मिसाइल का डर तो नहीं? बता दें, चीन की सेना ने लद्दाख में काराकोरम पठार के अंदर भारतीय एलएसी के पास एक मिसाइल को हवा में ही मार गिराने का टेस्ट किया है। चीनी विश्लेषकों का कहना है कि पीएलए ने भारतीय सेना को संदेश देने के लिए इस मिसाइल को टेस्ट किया है। चीन ने यह मिसाइल टेस्ट ठीक उस दिन किया जब दोनों ही पक्षों ने बीजिंग में सीमा विवाद को लेकर बातचीत की थी। रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है और उससे पहले भारत और चीन के बीच बातचीत का दौर काफी बढ़ गया है। दावा किया जा रहा है कि अगर भारत और चीन के बीच रिश्तों में नरमी आती है तो प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात भी हो सकती है। हालांकि पीएलए के मिसाइल टेस्ट से तनाव बढ़ सकता है। दोस्तों, चीन की समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने 29 अगस्त को अपनी रिपोर्ट में इस टेस्ट की जानकारी दी है। उसने बताया कि पीएलए ने अपने लाइव फायर अभ्यास के तहत इस मिसाइल टेस्ट को अंजाम दिया। अब ऐसे में देखना यह होगा कि भारत पर एक तरफ बातचीत करने का आह्वान करते हुए दूसरी ओर भारत को ही काटने की कोशिश कर रहा है चाइना। इस पर भारत का बड़ा एक्शन लेता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां देश के नए वायुसेना चीफ के रूप में एयर मार्शल एपी सिंह ने संभाली कमान। आखिर कैसा है इनका स्वभाव? बता दे, एक कुशल टेस्ट पायलट एयर मार्शल एपी सिंह ने आज भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी भी मौजूद थे। एपी सिंह मौजूदा एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की जगह लेंगे। वीआर चौधरी अपने 3 साल के कार्यकाल को पूरा करने के बाद रिटायर हो रहे हैं। एयर मार्शल एपी सिंह वर्तमान में वायुसेना के उप प्रमुख के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। 27 अक्टूबर 1964 को जन्म एयर मार्शल एपी सिंह को दिसंबर 1984 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट स्ट्रीम में कमीशन किया गया था। लगभग 40 वर्षों की अपनी लंबी और प्रतिष्ठित सेवा के दौरान उन्होंने विभिन्न कमान, स्टाफ, निर्देशात्मक और विदेशी नियुक्तियों में कार्य किया है। वहीं बता दें, पाकिस्तान में सेना के खिलाफ बगावत की बड़ी खबर। खैबर पख्तूनख्वा के सीएम का सबसे बड़ा ऐलान, एक गोली का जवाब 10 गोलियों से देंगे। जी हां, पाकिस्तान में एक और राजनीतिक संकट उभर रहा है, जहां खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री और पीटीआई नेता अली अमीन गंडापुर ने सरकार और सेना के खिलाफ बगावत की घोषणा कर दी है। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के नेता गंडापुर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अब इनकलाब ही एकमात्र रास्ता बचा है। गंडापुर का ये ऐलान तब आया है जब रावलपिंडी में पुलिस और पीटीआई कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई। इस घटना में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के जवाब में गंडापुर ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि अगर कोई गोली चलाएगा तो हम 10 गोलियां चलाएंगे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अब कोई दूसरा विकल्प नहीं है, अब केवल इनकलाब ही होगा। जी हां, शनिवार को इमरान खान के आह्वान पर पीटीआई समर्थकों ने रावलपिंडी में विरोध प्रदर्शन किया, जो जल्द ही हिंसक रूप ले गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पें, जिसमें पीटीआई कार्यकर्ताओं पर गोलियां और गोले दागे गए। गंडापुर ने दावा किया कि उनके 3 कार्यकर्ताओं को गोलियां लगी, जबकि 50 से अधिक घायल हो गए। गंडापुर को पेशावर से रैली में शामिल होने का जाना था, लेकिन पुलिस ने उनके रास्ते को कंटेनर से ब्लॉक कर दिया। इसके बाद गंडापुर ने एक वीडियो संदेश जारी करके कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उन्होंने अपनी निजता के हनन का भी आरोप लगाया है। दोस्तों, ऐसे में अब आप ऐसा मान लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान को लेकर हर किसी के दिल में रोष पैदा हो चुका है। दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके का पूरा क्षेत्र भारत में अपने आप विलय हो जाएगा। भारत का क्षेत्र भारत को वापस मिल जाएगा, वो दिन दूर नहीं। आपकी क्या राय है इस पर बताना मत भूलिएगा। वहीं बता दें, भगौड़ा कट्टरपंथी जाकिर नाइक पहुंचा पाकिस्तान। इन शहरों में उगलेगा भारत के खिलाफ जहर। जी हां, भारत से भगौड़ा कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत कई बड़े शहरों में भाषण देने के लिए सोमवार को पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच गया है। वो भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगलता आया है। जानकारी के अनुसार जाकिर नाइक 18 अक्टूबर को इस्लामाबाद में भाषण के साथ अपनी यात्रा को खत्म करेगा। यह जानकारी पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वो इन शहरों में शुक्रवार की नमाज सभाओं का नेतृत्व और संबोधन भी करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के युवा कार्यक्रम के अध्यक्ष राणा मशहूद, धार्मिक मामलों के संसदीय सचिव शमशेर अली
जबकि मजारी धार्मिक मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सैयद डॉक्टर उत्ता-उर-रहमान और अन्य लोगों ने न्यू इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर उसका स्वागत किया। अब ऐसे में दोस्तों अगर आपसे हम ये कहें कि इस भगोड़े कट्टरपंथी जाकिर नाइक को एक शब्द में व्याख्यान कीजिए तो वो क्या शब्द होगा दोस्तों, इनको लेकर बताइएगा जरूर। तो वहीं बता दें, जापान के होने वाले नए प्रधानमंत्री ने चीन को सबक सिखाने का बनाया नया प्लान, जानकर डर जाएगा ड्रैगन। दोस्तों भारत के पड़ोसी देश चीन को सबक सिखाने के लिए जापान के नए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने एशिया में भी नाटो जैसा एक समूह तैयार की जाने की मांग की है। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष ने समूह द्वारा परमाणु हथियार बनाने की भी डिमांड की है। जापान की न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शिगेरू इशिबा का कहना है कि मौजूदा वक्त में रशिया, उत्तर कोरिया समेत चीन अपने परमाणु हथियारों पर जोर शोर से काम कर रहा है। इस खतरे से निपटने के लिए हमें भी मिलकर एशियाई नाटो समूह की मदद से न्यूक्लियर बम बनाना चाहिए। जी हाँ, वॉशिंगटन डीसी स्थित थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट में छपे फ्यूचर ऑफ जापान फॉरेन पॉलिसी के लेख में शिगेरू इशिबा ने नाटो जैसा एक समूह बनाने पर जोर दिया। इशिबा ने कहा कि उनका मकसद है कि आने वाले समय में हमारा अमेरिका से संबंध वैसा ही होना चाहिए जैसा अमेरिका और ब्रिटेन का है। वहीं बता दें, कश्मीरियों को मिले जनमत संग्रह का अधिकार। दोस्तों हिजबुल्लाह ने दिया था बयान, अब नसरुल्लाह की मौत पर कश्मीर में भारी प्रदर्शन। हर घर से अफजल के बाद हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा जैसे लगा रहे हैं नारे। दोस्तों शुक्रवार को इजराइल ने लेबनान के बेरूत पर ताबड़तोड़ हमला करके हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया था। इजराइल लगातार हमले पर हमला कर रहा है। रविवार को उसने हिजबुल्लाह के एक और कमांडर नबील कारूक को भी मौत के घाट उतार दिया। नसरुल्लाह की मौत को लेकर कई जगहों पर शोक सभाएं की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर से भी कुछ ऐसी खबरें सामने आई हैं। दोस्तों ये हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा कश्मीरी लड़की का वीडियो कह रहा है, कश्मीरी लड़की हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा जैसे नारे लगा रही है। एक समय था जब हर घर से अफजल निकलेगा के नारे लगते थे, अब ये कहा जा रहा है कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। ये लड़की वीडियो में कहती नजर आ रही है कि आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है लेकिन आपको पता नहीं हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। कश्मीर में नसरुल्लाह की मौत को लेकर शोक सभा निकलने की भी खबर है। आखिर ऐसा क्या है दोस्तों कि लखनऊ से लेकर कश्मीर तक हिजबुल्लाह चीफ की मौत का मातम मना रहे हैं लोग। बड़गाम में महिलाओं ने एक बड़ी विरोध रैली निकाली जिसमें प्रदर्शनकारियों ने नसरुल्लाह हमारी जिंदगी है के नारे लगाए। सोशल मीडिया पर भी शिया सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। वहाँ मौजूद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हाथों में नसरुल्लाह के पोस्टर लेकर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में शिया समुदाय के लोगों ने दरगाह हजरत अब्बास पर पोस्टर लगाकर 3 दिन तक शोक मनाने का ऐलान कर दिया। दोस्तों वहीं आपको बड़ी खबर बता दे, जहां पर आखिर किसने ये वीडियो शेयर करके बात कही कि अब कनाडा नहीं बल्कि भारत लगने लगा है। जी हाँ, इन दिनों सोशल मीडिया पर कनाडा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक चीनी महिला और उसके बैकग्राउंड में कई सारे लोग दिखाई दे रहे हैं जिनको चीनी महिला भारतीय बता रही है। असल में मामला कनाडा पहुंची एक चीनी महिला का है जो कि वहां पर भारतीयों की संख्या देखकर हैरान हो जाती है। उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। चीनी महिला थ्योरेटिकल हाई ड्राइविंग टेस्ट के लिए वहां गई हुई थी। वहीं पर भारतीयों की बड़ी संख्या को देखकर वो हैरान रह गई और उसने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि उसे कनाडा में कनाडा जैसा फील नहीं बल्कि भारत जैसा फील होता नजर आ रहा है। दोस्तों इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है बताना मत भूलिएगा। तो वहीं बता दें, लेबनान युद्ध के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने कट्टर विरोधी को बना दिया मंत्री। बता दिया क्या थी मजबूरी। दोस्तों लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भीषण युद्ध के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने गठबंधन का विस्तार करते हुए और सरकार में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अपने कट्टर विरोधी गिदोन सार को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। सार के प्रधानमंत्री के साथ तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। वो कभी नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी के उभरते सितारे थे लेकिन 4 साल पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और अपने अलग दल का गठन कर लिया। नेतन्याहू ने कहा कि देश की भलाई के लिए उन्होंने सार से मतभेदों को दरकिनार कर लिया है। वहीं बता दें, अमेरिका ने चीन को दिया सबसे बड़ा झटका। ताइवान को घातक हथियार देने का कर दिया ऐलान। दोस्तों चीन के संकट का सामना कर रहे ताइवान को अमेरिका ने बहुत बड़ी मदद देने का ऐलान कर दिया है। बाइडेन प्रशासन ने रविवार को $567 मिलियन की रक्षा सहायता को मंजूरी दे दी है। आए दिन चीन की धमकी और सैन्य गतिविधियों को देखते हुए अमेरिका का यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। अमेरिका पहले से ही ताइवान का सबसे बड़ा रक्षा सहायक रहा है। औपचारिक रणनीतिक साझेदारी न होने के बावजूद वो ताइवान की पूरी मदद करता है। वहीं चीन लंबे समय से मांग करता रहा है कि अमेरिका ताइवान को हथियार भेजना बंद करे। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ताइवान की मदद के लिए $567 मिलियन के रक्षा उपकरण सेवाओं और मिलिट्री एजुकेशन ट्रेनिंग को मंजूरी दी गई है। बता दें कि चीन की तरफ से मिसाइलों की फायरिंग और विमानों के मंडराने के बीच चीन के लिए ये बड़ा झटका है। तो वहीं आपको बता दें, फ्रांस जा रहे हैं अजीत डोभाल। क्या राफेल मरीन जेट पर बन पाएगी बात। दरअसल राफेल एम लड़ाकू विमान को लेकर भारत को बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। फ्रांस ने 26 राफेल मरीन जेट की खरीद के लिए भारत को फाइनल प्राइस ऑफर किया है, जिस पर चर्चा के लिए सोमवार को अजीत डोभाल फ्रांस जा रहे हैं, जहां से वे फ्रांसीसी एनएसए के साथ रणनीतिक वार्ता करेंगे। यह सौदा भारतीय नौसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राफेल एम के जरिए भारत अपनी समुद्री हमले की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत ने अनुरोध पत्र में डेविएशन को भी मंजूरी दे दी है, जो कि सरकार से सरकार के सौदों के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट
के बराबर है। फ्रांस और भारत के बीच पिछले हफ्ते भी बातचीत हुई थी। उस वक्त भारत के साथ चर्चा को अंतिम रूप देने के लिए एक फ्रांसीसी टीम दिल्ली आई थी। अजीत डोभाल की यात्रा से पहले ही फ्रांस ने भारत के सामने राफेल का अंतिम मूल्य रख दिया है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस बार फ्रांस ने रकम में कटौती की है और परियोजना के लिए फ्रांस की ओर से भारतीय अधिकारियों को सर्वोत्तम मूल्य दिया गया है। हालांकि फाइनल डील कितने में होगी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस सौदे की कीमत लगभग 50,000 करोड़ रुपए के होने की उम्मीद है दोस्तों। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भारत ने इस सौदे के लिए अपने पूरे दस्तावेज तैयार कर लिए हैं। डील फाइनल होने पर फ्रांस राफेल एमजेट के साथ हथियार, सिमुलेटर, क्रू के लिए ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराएगी। इस डील में भारतीय हथियारों को असेंबल करने के लिए पैकेज भी शामिल है। इन हथियारों में अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइल, रडार सिस्टम, एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए भारतीय नेवी की आवश्यकता के हिसाब से जरूरी इक्विपमेंट शामिल किए जाएंगे। दोस्तों वहीं आपको बता दें, ठंड से पहले एलएसी पर भारत का सबसे बड़ा फैसला भरोसे के लायक नहीं है। चाइना दोस्तों पिछले 4 सालों से लद्दाख में चीन के साथ सीमा तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और समय समय पर दुस्साहस करता रहा है। साल 2020 में गलवान में हुई हिंसा के बाद से भारत और चीन के बीच लगातार बातें चल रही हैं और सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश जारी है, लेकिन बीच बीच में चीन विश्वासघात करता रहा है। इसे देखते हुए भारत लगातार 5वें साल सर्दियों में पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के दुर्गम इलाकों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की अग्रिम तैनाती बनाए रखने की तैयारियों में पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। सीमा विवाद सुलझाने के लिए चीन के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक वार्ता के जरिए मतभेदों के कम होने के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ जमीनी स्तर पर विश्वास की कमी बहुत अधिक बनी हुई है। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने कहा कि जिस तरह से चाइना अपनी अग्रिम सैन्य स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थायी सुरक्षा और बुनियादी ढांचे का निर्माण जारी रखे हुए है, उससे यह स्पष्ट है कि पीएलए निकट भविष्य में अपने वास्तविक स्थानों पर वापस नहीं लौटेगा। जी हां दोस्तों वहीं बता दें, ऋषि सुनक के साथ जो करना है करो मगर नहीं चलेगी भारतीय समुदाय पर बकैती हमारे सहारे चल रहा तुम्हारा इंग्लैंड। दरअसल क्या है मुद्दा बता दें, इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के रूप में बदलने की दौड़ तेज हो रही है। वहां के राजनीतिक दलों के भीतर क्या चलता है, कोई पार्टी किसी शख्स को अपना लीडर बनाए या हटाए उससे भारतवासियों को कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर कोई पूरे भारतीय समुदाय को टारगेट करे और भला बुरा कहने लगे तो भारतीयों को फर्क पड़ेगा। इस बार ऋषि सुनक के बहाने पूरे भारतीय समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की गई है। ऋषि सुनक की ही पार्टी के 2 प्रमुख उम्मीदवार जो पार्टी का चेहरा बनने के लिए लालान्वित हैं, भारत के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं। ऐसे में उन्हें उनकी बकैती के लिए जवाब देना तो बनता है। उनकी बकैती के बदले में हम बकैती नहीं बल्कि आंकड़ों के सहारे आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रॉबर्ट जेनरिक और केमी बोडेनोग इंग्लैंड में पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इस बार दोनों ने अप्रवासी भारतीयों पर निशाना साधा। इन दोनों ने देश की इमिग्रेशन पॉलिसी को सख्त करने की बात कही है, वो भी खासकर भारत के लिए। आरोप लगाया कि इसी वजह से इस बार पार्टी चुनाव हार गई। रॉबर्ट जेनरिक ने भारत के अवैध नागरिकों को वापस भेजने तथा सख्त वीजा प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने यहाँ तक कह डाला है कि इंग्लैंड में लगभग 1 लाख अवैध भारतीय रह रहे हैं। केमी बोडेनेक ने रॉबर्ट की बातों को दूसरे शब्दों में कहने के अलावा कुछ खास नहीं कहा। लेकिन दोस्तों इंग्लैंड को नहीं पता कि भारतीयों के दम पर ही इंग्लैंड चलती है। इंग्लैंड की इकोनॉमी जो आज कुछ भी है वो भारत के ही भरोसे है, मगर उसके बावजूद भी भारत को लेकर टिप्पणी भारतीय बर्दाश्त नहीं करने वाले। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, और आप क्या जवाब देना चाहेंगे इसको बताइएगा जरूर। तो वहीं जब तक मोदी को सत्ता से हटाना दूं मरूंगा नहीं, खड़गे के इस बयान पर अब अमित शाह ने कहा आप 2047 तक जिंदा रहें और विकसित भारत का निर्माण होते देखे। दरअसल बता दें क्या है पूरी बात। दरअसल जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं सत्ता से हटा नहीं देता तब तक मैं जिंदा रहूंगा, उससे पहले दम नहीं लूंगा। ये बयान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में रविवार को एक चुनावी रैली के दौरान दिया। इस बयान को देने से पहले 83 वर्षीय नेता खड़गे मंच पर ही बीमार पड़ गए थे। उसके बाद उन्होंने उठकर सीधा पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। अब इस बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए कहा कि खड़गे के इस बयान से पता चलता है कि उनके मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितनी ज्यादा नफरत है। उन्होंने कहा कि खड़गे ने अपने नेताओं और अपनी पार्टी से भी ज्यादा घटिया और शर्मनाक बयान दिया है। अमित शाह जी ने ट्वीट किया कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपने भाषण में खुद अपने नेताओं और अपनी पार्टी से भी ज्यादा घटिया और शर्मनाक बात कही। उन्होंने अपनी कटुता का परिचय देते हुए बेवजह पीएम नरेंद्र मोदी को अपने निजी स्वास्थ्य के मामले में घसीटा और कहा कि वे पीएम मोदी को सत्ता से हटाकर ही दम लेंगे। इससे पता चलता है कि कांग्रेस के लोगों में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति कितनी नफरत और डर है कि वे हर समय उनके बारे में सोचते रहते हैं। जहां तक खड़गे जी के स्वास्थ्य की बात है तो मोदी जी प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं और हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वे लंबे समय तक स्वस्थ रहें और वे कई सालों तक जीवित रहें और 2047 तक विकसित भारत का निर्माण होते देखें। जी हाँ दोस्तों, खड़गे के उस बयान पर आपकी क्या राय होने वाली है जो पीएम नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की बात कहते नजर आ रहे हैं? आपकी राय तो दोस्तों बनती है। वहीं ये बता दें ये थी अभी की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। मिलते हैं अगली खबर में दोस्तों, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। जय हिंद, जय भारत।